विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी हिंदी नेट की परीक्षा के लिए, पीएचडी शोध के लिए, एमफिल के लिए, एमए के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल समकालीन कविता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके इस टेक्स्ट में रखा हुआ है। तो समकालीन जो कविता है उसका अगर समय की बात करें, आप कह सकते हैं कि 80 के बाद का जो समय है ना, क्योंकि नई कविता के बाद हिंदी की जो कविता है उसको लेकर कोई विशेष प्रवृत्ति के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। सबाल्टर्न डिस्कोर्स के आने के बाद, जिसको हम हाशिए का विमर्श कहते हैं, उसके आने के बाद कविता के बहुत सारे आयाम आते हैं। कविता में बहुत सारी आवाज़ें कह सकते आते हैं, आवाज़ें आती है, जिसमें पहले आप सिर्फ जैसे मार्क्सवादी कविता की बात करते थे या फिर मनोवैज्ञानिक की बात करते थे। तो भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में जितनी सारी विविधताएं हैं, चाहे स्त्री की बात करें, स्त्री में भी फिर दलित स्त्री की बात करें, आदिवासी, मुस्लिम, तमाम माइनॉरिटीज़, तमाम हाशिए के वर्ग के लोग, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, कस्बा का जीवन, है ना? तो उस तरह की जो विविधता है और जो भारतीय समाज में जो एक तरह का हायरार्की और हेजेमनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के बहुत सारी आवाज़ें हमारे सामने आई है। फिर आत्मकथाएं आती हैं, जीवनियाँ आती है, कला को लेकर जिस तरह के प्रयोग होने लगते हैं, कलात्मकता कविता में किस प्रकार से आती है, और जो छंद मुक्त कविता का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो समकालीन कविता की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है, सामाजिक और राजनीतिक चेतना की बहुत स्पष्ट बातचीत है इसके अंदर। इसमें मनोविज्ञान और व्यक्ति की जो इच्छाएं, जो आकांक्षाएं, उनका बड़ा विस्तार से कवि जिक्र करता नजर आता है। फिर भाषा को लेकर बहुत विविधता है, बहुत प्रयोग है, और कवि कहीं न कहीं लोक जीवन, जग जीवन और विज्ञान और तमाम तरह की जो चीजें आ रही है, उन सारी चीजों को लेकर चलता है। और वैचारिक जो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट आए उनको लेकर चलती है समकालीन कविता। और समकालीन कविता हमारे रोजमर्रा के जो प्रसंग है उनको अलग अलग वैविध्य के साथ, अलग अलग अनुभूतियों के साथ, जीवन प्रसंगों के साथ भी दर्ज करती नजर आती है। इसलिए भी समकालीन कविता का कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब उसमें इस तरह की विविधता नजर आ सकती है। फिर वैश्विक जो दुनिया है उसमें क्या घट रहा है, उसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन सारे संदर्भों को, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी वो लेकर आती है। उसके बाद समकालीन कविता में विध्वंस, मृत्यु के खिलाफ संघर्ष, दलित, महिला विमर्श, अभिव्यक्ति, आत्मसंघर्ष, उन सारी चीजों को कह सकते हैं। और मैंने कहा ना कि 75 के बाद का जो समय है या 80 के बाद का जो समय है उसको हम समकालीन कविता के रूप में या समकालीन कविता के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए समकालीन कविता का जो समय है लगभग 50 वर्षों का समय है। और इस 50 वर्षों के समय में कह सकते हैं कि बहुत सारी उथल पुथल होती है समाज में, हमारे जीवन में। और जब इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं तो उन सारे उतार चढ़ावों को एक कवि, एक रचनाकार किस तरह से अपनी कविता में दर्ज करता है, और वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास किस सोच और विचार के साथ आते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। तो इस दृष्टि से भी अगर हम समझेंगे तो उसमें इससे बहुत सारे कह सकते हैं कि संदर्भ हमें नजर आते हैं। दूरदास सिंह क्या कहते हैं अपनी कविता में कि यह वह कविता नहीं, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है, यह केवल रस नहीं, जहर है जहर। तो कहीं न कहीं कवि उस चीज को भी व्यक्त कर रहा है, और समाज की कहते हैं कि जो वास्तविकता है उसको अपने संदर्भ के साथ महसूस करवाता है। और कहते हैं कि समाज की जो वृत्त मान्यताएं हैं उनसे उसका मोह टूटता है, और नई परंपरा या नए दृष्टिकोण के साथ वो अपने आप को उपस्थित कर रहा है। टूटती हुई परंपराओं से भी मोह भंग होता है, उसे आज की विकृत जिंदगी और संबंधों की खींच जो खरोच है या
खींचतान है उसको भी अभिव्यक्त करता है। और धुमिल जो उस समय के महत्वपूर्ण कवि थे वो क्या कहते हैं अपनी कविता में, देखिए धुमिल सुदामा पांडे जिनका ओरिजिनल नाम था, कि मैंने इंतजार किया अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई किसी की रोटी नहीं छिनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। मैं इंतजार करता रहा मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया, मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में बह गया। फिर कहा कि हमने कहा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर युद्ध शुरू हो गया। आप देख रहे हैं अभी यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है, लगातार 2-3 साल होने जा रहे हैं। फिलिस्तीन इसराइल चल रहा है, सीरिया में चल रहा है। ये जो मिडिल ईस्ट है वहाँ तो हमेशा कुछ कुछ चलता ही रहता है। अफगानिस्तान में चल रहा था, वहाँ तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया, तो वो भी एक तरह से युद्ध ही है। तो इस प्रकार की जो चेतनाएं हैं, इस प्रकार की जो सामाजिक विध्वंस है, उन सारी चीजों को भी बता रहा है। फिर समकालीन कवियों में देखिए बहुत सारे कवि, अब किसी एक का नाम बताना ही मुश्किल है हमारे सामने। 8वें और 9वें दशक की जो कविता है उसमें बहुत सारे दृष्टिकोण भी है। उसमें उत्तेजना है, खीज है, असंतोष है, निराशा और कड़वाहट का स्वर बहुत ज्यादा है। देखिए उसमें कौन कौन है, केदारनाथ केदारनाथ सिंह जी है, मलयज है, धुमिल है, प्रयाग शुक्ल है। धुमिल की जो कविता है जो ऊपर हमने दृश्य दिया उसका। फिर कहते हैं कि अस्वीकार इन कविताओं में बहुत ज्यादा दिखता है। कवि सहजता के साथ जो कुछ उसको अच्छा नहीं लगता उसको अस्वीकार करता हुआ नजर आता है। ये काफी भयावह होता और विसंगतिपूर्ण है। कविता के मिथ के टूटने और उसे नए रूप में प्रस्तुत करने की पृष्ठभूमि में अस्वीकार के तेवर साफ झलकते हैं। यानी कि जो समकालीन कविता है वो अस्वीकार की जो दृष्टि है उसको कह सकते हैं कि सहजता के साथ स्वीकार कर रही है। और ये अस्वीकार आधे अधूरे मन से नहीं बल्कि संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण भावात्मक दृष्टिकोण से है। अस्वीकार की प्रवृत्ति दूधदास सिंह, चंद्रकांत देवताले, सौमित्र मोहन आदि कवियों में नजर आती है। और इसका प्रभाव या इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी सामाजिक जीवन की जो विविधता है उसमें कहीं न कहीं नजर आता है। फिर आक्रोश और विद्रोह का भाव कविता में नजर आता है, जिसमें कौन कौन है, बलदेव वंशी है, वेणुगोपाल है, लीलाधर जगूड़ी है, कमलेश, विष्णु खरे, देवेंद्र कुमार, श्री राम वर्मा, सत्येंद्र शुक्ल आदि कवि है। फिर देखिए व्यंग्य इनकी कविताओं में नजर आते हैं। रघुवीर साय जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। अखबार की शैली में कविता कैसे लिखी जाती है अगर उसको समझना है तो हमें रघुवीर सहाय को पढ़ने या रघुवीर सहाय की छोटी छोटी कविताएं हमें बता सकती है। जो हमारे उसकी उनकी परंपरा में जो महत्वपूर्ण कवि है वो विष्णु नागर जी हैं। उनकी कविताएं भी इसी प्रकार की है लेकिन बड़ी प्रभावशाली कविताएं हैं। संसद एक मंदिर है जहाँ किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए मुंह पोछे जाग आ बैठे जीवन दानी बोध दानी सदस्य तोद समूह कर बोले कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम खाना है। अब देखिए ये रघुवीर सहाय की कविता है कि मतलब किस प्रकार से संसद की बात कर रहे हैं और वहां पे क्या स्थिति है और उसको किस प्रकार से एक हास्य में तब्दील कर देते हैं, है ना। तो ये कवि की ताकत है जो कवि इस तरह से व्यक्त कर सकता है। फिर कवि का जो आत्म संघर्ष है, जीवन संघर्ष और आत्म संघर्ष की बात जो मुक्तिबोध बार बार अपनी कविता में अपने जीवन संघर्षों के माध्यम से करते थे, तो वो भी इन कविताओं में परिवेश व्यापी यह तनाव भयावहता व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों की कृत्रिमता और परिवर्तित मान मूल्यों के कारण और दहशत भरी हो गई है। युवा कवि इन चीजों को समझता है। इसलिए देखिए विश्वनाथ तिवारी की आखिरी लड़ाई, जिजीविषा, रघुवीर सहाय रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध बहुत प्रसिद्ध कविता है। श्रीकांत वर्मा, दूधदास सिंह आदि की रचनाओं में सारी चीजें हमें नजर आती। फिर राजनीतिक संदर्भ या राजनीतिक जो साक्षात्कार है वो सब कुछ उनका भी बड़ा प्रभाव है, जो कि मुक्तिबोध की रचनात्मकता से शुरू हुआ था। श्री राम वर्मा है, इसमें दुबिल है, रघुवीर शाह है, श्रीकांत वर्मा है और लीलाधर जगूड़ी है आदि कवियों में है। और देखिए श्याम बेबल क्या कहते हैं कि मेरे इस देश में हर बार वही होता है वही, कि आदमी के कद का जो नेता है आदमी अपने पेट में कछुआ बोता है ना। कि नेता का लेवल क्या है और आदमी अपने पेट में कछुआ कैसे बो लेता है।
किसी एक कवि की कविता की बपोती नहीं है। इसे तो हम 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में समकालीन कविता में निर्मम वास्तविकताओं की बेपर्द व्यंजना हुई है। और वो क्या है, देखिए इसमें कौन कौन से कवि है, उनके कुछ नाम बता देता हूँ मैं। नरेंद्र मोहन है, राजेश जोशी, अजय अनुरागी, प्रेम शंकर रघुवंशी, नरेंद्र तिवारी, सुनील खन्ना, विजय कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, मंजू गुप्ता, आलोक धनवा, मोहन सप्रा, अरुण कमल, अनिल जोशी, अमरजीत प्रताप सहगल, मलखान सिंह सिसोदिया आदि है ना। उसके बाद अनुभव की जो ईमानदारी होनी चाहिए, और कवि के पास अगर अनुभव की ईमानदारी नहीं होगी, जिस अनुभव को सच्चाई के साथ अभिव्यक्त नहीं करेगा, तो उसके पास कविता में भी उस तरह का शिल्प फिर वो पैदा नहीं कर पाएगा। तो क्या है और क्या नहीं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। समकालीन कविता जीवन का पूरा भूगोल है और इतिहास प्रस्तुत करती है। तो जीवन का जो संपूर्ण भूगोल है, जो जीवन की जो वैविध्य है, जिस प्रकार से पृथ्वी का भूगोल है, वैसे ही जीवन का भूगोल होता है। उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां है, कहीं पर्वत है, कहीं दुख है, कहीं सुख है। तो वो इन सारी चीजों को कविता व्यक्त करती है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो इसमें अमेरिका में बहुत सारे कवि हैं। जिनके मैंने बहुत सारे चीजों का नाम भी बताए थे आपको। तो कहने का मतलब है कि जो समकालीन जो कविता है, अगर उसकी हम एक खास तरह की कह सकते हैं कि सीमा रेखा निर्धारित करेंगे, तो वो निर्धारित करना भी हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि समकालीन कविता जो संदर्भ है वो परंपरा से भी जुड़ते हैं, समकाल से भी जुड़ते हैं, आने वाले समय की जो विविधता है, वैविध्य उनसे भी जुड़ते हैं। इसलिए उनके बारे में इस तरह से एक खास तरह की जो सीमा रेखा तय करना, उसमें मैंने कहा नहीं, उसमें औपनिवेशिक जो ये प्रवासी साहित्य वो भी आता है, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, वो तमाम तरह की चीजें आती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तुलसी राम है, अनुज लुगुन जो बहुत ही युवा है, उनकी कविताएं हैं, पवन करण है ना, तमाम कवि हैं, अनामिका जी हैं। तो इसलिए भी उसको एक समझना या उसको खास तरह की सीमा में बांधना हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जब तक हमें समकालीन समय की विविधता का वैविध्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक शायद हम समकालीन कविता को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के और एक नई समझ के साथ और अपने समय में जो कुछ परिवर्तित हो रहा है, उन अगर सारे परिवर्तनों को समझेंगे, तो हमें बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे दृष्टिकोण पता चलेंगे। और मैंने कहा ना कि समकालीन कवि जैसे मंगलेश डबराल जी थे, जो हमारे बीच नहीं है अब, कुमार विमल है, इब्बार रबी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह जी है ना, नंद किशोर आचार्य हमारे गुरुवर हैं, उससे कई लोग हैं, प्रभात है। और जो समकालीन कविता का जो प्रभाव है या जो बोध है, वो कहीं ना कहीं समाज के विविध से तो जुड़ता ही है। और किस तरह से बाजार की चकाचौंध आने के बाद, नया परिवर्तन आने के बाद, लोग किस तरह से भौतिक जीवन के पीछे भाग रहे हैं और सुख सुविधाओं का एक अलग ही अ, वर्ब या मतलब हो गया है। फिर आप कह सकते हैं कि जो डिजिटल जमाना आया है पूरा, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने किस तरह से पूरा मनुष्य का बोध बदला है। और अब तो एआई आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है इसको, यानी कि जो मशीन की जो बौद्धिकता बने, मशीन द्वारा ज्ञान का प्रोडक्शन करना, मशीन सब कुछ खुद कर सकती है। आप बोल रहे हैं कि मुझे प्रकृति पर निबंध लिखना है, तो कंप्यूटर पर डालेंगे ऑनलाइन में, तो वो रोबोट जो मशीन है वो लिख देगी उसके ऊपर। वो चित्र बना सकती है, पेंटिंग कर सकती है, कविता लिख सकती है, कहानी लिख सकती है, उपन्यास लिख सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो मनुष्य की बौद्धिकता मशीन में जो ट्रांसफर हुई है, वो किस प्रकार से आज की कविता में, आज के बोध में, और उससे आने वाले समय में समाज की चेतना में कितना परिवर्तन आ जाएगा, वो भी समकालीन कविता के संदर्भ में समझ सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी जब परिवर्तित होती है, तो उससे समाज का जो पूरा पैरामीटर है, उसका सोचने समझने का तरीका है, उसकी जीवन शैली में किस तरह से एक बुनियादी परिवर्तन घटित हो जाता है। आप देखते हैं ना, जब पहली बार प्रेस का आविष्कार हुआ था, छापा खाने का, तो उससे किस प्रकार से
विज्ञान ने धर्म की आस्थाओं को चुनौती दी थी, है ना? तो ये जो विज्ञान का जो पूरा प्रोसेस है या विज्ञान की जो आविष्कार की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं मनुष्य की काम को आसान भी करती है और मनुष्य को बेहतर दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता भी देती है और कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी वो रोज़गार के तमाम माध्यम सृजन करती है ना? और हमारे दृष्टि को ओपन करने का काम करती है और पृथ्वी के बारे में और तमाम जो हमारे ग्रह हैं, उनके बारे में जो रहस्य है, उनको खोजने के लिए, उनकी जानकारी अर्जित करने में भी विज्ञान की अभूतपूर्व भूमिका है। तो समकालीन कविता और समकालीन जो लिखना पढ़ना है, उसका ज़ाहिर-सी बात है उसके साथ एक बहुत गहरा संपर्क है, संदर्भ है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे हम, तो शायद समकालीन कविता को और बेहतर समझ पाएँगे और समकाल यानी कि जो कुछ चल रहा है अभी और जिसमें पुराना भी चल रहा है साथ और हम नया भी लगातार उसमें अर्जित कर रहे हैं या उसको सीख रहे हैं और उसमें कहते हैं ना कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन की प्रक्रिया निरंतर अंदर ही अंदर चल रही है, जो कि मनुष्य के भीतर भी चलती है, समाज में भी चलती है और रचनात्मकता में भी उसका प्रोसेस निरंतर एक के बाद एक चलता ही रहता है और वही कह सकते हैं कि असली प्रोसेस है कि जहाँ आप जो कुछ आविष्कार कर लिया या जो कुछ हमने सीख लिया है, उसके बाद हम जब नया सीखेंगे तो पुराना अगर महत्वहीन हो गया तो उसको हम अपने आप बाहर कर देंगे या वो अपने आप अनुपयोगी होता जाएगा। फ़ोन है ना कौन सा आजकल आता है ना 6 MI 6 आ गया, तो पुराने का महत्व अपने आप खत्म हो जाएगा और यहाँ तो हर 6 महीने में नई-नई चीज़ें आ रही है मार्केट में। टेक्नोलॉजी में तो हर दिन कुछ-कुछ नया आता रहता है। तो कभी नोकिया का फ़ोन हम यूज़ करते थे आप याद कीजिए, आज वो उसका पता ही नहीं है। आज सिर्फ़ चाइनीज़ फ़ोन आ गए सब तरफ। कभी हम वो चोंगा वाला फ़ोन यूज़ किया करते थे, है ना? उस बॉक्स में जाकर के बाहर से फ़ोन करते थे। आज तो हम सबके पास मोबाइल है देखिए, हम सब कोई मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और उसमें एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है और एलन मास्क कुछ ऐसा नया चीज़ इस्तेमाल करने वाला है कि अब आपको फ़ोन को रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट से फ़ोन चलेगा, केबल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी लगातार जो परिवर्तन कर रही है, उससे भी हमारी जीवन शैली में, हमारे जीवन बोध में, हमारी जीवना अनुभूतियों में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है और समकालीन कविता या समकालीन जो लेखन है, ज़ाहिर-सी बात है वो उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आगे भी सुनते रहिए। चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कुछ समझना चाहते हैं, मैंने जो कुछ बोला उसमें कुछ कमी हो, बेसी हो, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं और आपको कुछ सीखना है, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और अपने आप पर यकीन मज़बूत रखिए और गिव अप नहीं करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ते जाना है। परेशानियाँ क्षणिक है, जीवन का सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए परेशानियों के सामने हार नहीं मानना है। यस।